विश्व संवाद केंद्र पलवल द्वारा देव ऋषि नारद जयंती रविवार को एसपीएस इंटरनेशनल स्कूल में मनाई गई। कार्यक्रम का शुभारंभ देव ऋषि नारद और भारत माता के चित्र पर पुष्प अर्पित व दीप प्रज्वलित करके किया गया। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता एशियन कम्युनिटी न्यूज नेटवर्क के संस्थापक संजीव आहूजा ने कहा कि देव ऋषि नारद सभी से निष्पक्षता के साथ संवाद करते थे, क्योंकि पत्रकारिता का एक धर्म निष्पक्षता भी है। पत्रकारों को समाज में बदलाव लाने वाले संघर्षशील व्यक्तित्व के नजरिए से देखा जाता रहा है। पत्रकारों को समाजहित व राष्ट्रहित में सकारात्मक पत्रकारिता को ही बढ़ावा देना चाहिए। पत्रकारों को वर्तमान में बती हुई तकनीकी को भी समय रहते सीखना और अपनाना चाहिए। समाज में पत्रकारिता का उच्चतम स्थान है और यह स्थान पत्रकार जगत को उनकी मेहनत, लगन, कार्य के प्रति ईमानदारी से मिला है। पत्रकार जगत के इस महत्वपूर्ण योगदान के कारण ही आज पत्रकारिता को लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में जाना जाता है। पत्रकारों को राष्ट्रवाद का शंखनाद करना चाहिए। सनातन धर्म महाविद्यालय के सेवानिवृत्त हिंदी प्रोफेसर डॉक्टर केशवदेव शर्मा ने कहा कि सूचना प्रसारित करते समय पत्रकार का अपना कोई निजी स्वार्थ नहीं होना चाहिए। इस मौके पर सह जिला संचालक केपी सिंह, जिला प्रचार प्रमुख डॉक्टर राजेश कुमार, सह जिला प्रचार प्रमुख राहुल, सह जिला कार्यवाह जगवत व नवीन सहित जिले के पत्रकार उपस्थित रहे। कुछ लोगों को मालूम है इसके बारे में, कुछ लोगों को नहीं मालूम, तो जिन लोगों को नहीं मालूम है उसमें हमारे अपने पत्रकार भी शामिल हैं। और कुछ वर्षों पहले तक मैं भी उसमें था, क्योंकि अंग्रेजी पंचायत करते करते आप अपनी सभ्यता से डायरेक्ट कनेक्ट नहीं कर सकते। तो मैं मानता हूँ उस मामले में आप मुझसे ज़्यादा भाग्यशाली है जो हिंदी मातृभाषा में जानते हैं। लेकिन जो हमारी नेशनल जनरेशन जिसको हम न्यूज़ एक्स कहते हैं, वो उनको इस बारे में कोई ज्ञान ज़्यादा नहीं है। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ आपको। मैं हिंदुस्तान टाइम्स में था और इंटरव्यू थी, तो हमें बोला गया कि हमें जो पत्रकार चुनने हैं, डबल चेक करना, आगे से ध्यान मुझे नहीं। देखो वो तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन इंटेलिजेंस है ना। वो उसने तो जैसा उनको समझ में आया या जैसा आपने उनको वो आदेश दिया, वो उसने जैसा समझा उसने बना दिया। हो सकता है आपने उनको जो आदेश दिया या जो आपने डायरेक्शन दी वो समझ नहीं पाया, या वो डायरेक्शन उसको देनी थी, बड़ा वो क्लैरिफाई करना था, तो उसने बना दिया। लेकिन उसके बाद आपका बंदा आप उसको देखें, लाइन बाय लाइन, वर्ड टू वर्ड आपने देखना है, तो उसके बाद ही आपने आगे देखना, उसको ठीक करना है फिर देखो। लेकिन मैं प्रकार से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप भी एक बार ट्राई करके देखिए, एक अलग अनुभव रहेगा। एडिट करने में 3 गुना समय ज़्यादा लगेगा। उसको एडिट करने में हाँ, गूगल अगर हम थोड़ा ठीक है तो उसमें लगेंगे उसको 3 मिनट, और ChatGPT पे मैंने एक बार किया तो एडिट करने में 3 गुने से ज़्यादा टाइम लगता है। देखिए मैं बताता हूँ उसका कारण। आपने उसमें एक बार प्रॉम्प्ट दिया, सिर्फ एक बार 2-3 महीने या 4 महीने लेकिन क्योंकि वो मशीन है, तो मशीन को हमें बार-बार बताना पड़ेगा कि जैसे आपने एक बार वो जो रिपोर्ट आई वो आप पढ़ी, तो फिर उसमें आप और कुछ अवसरों पे मुख्य विशेषांक, दिवाली विशेषांक, होली विशेषांक ये भी निकालने पड़ते हैं। अंग्रेजी पत्रकारिता में ये सब चीज़ नहीं है। जो मैं एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म की बात कर रहा था, जिनके बच्चों को हमने लिया, आप विश्वास करेंगे कि उनकी जो शुरुआती सैलरी फ्रेश पास आउट कितनी दी गई उनको? 40,000 रुपये। तो हमने भी हमारे संस्थान 40,000 रुपये। तो अंग्रेजी और हिंदी पत्रकारिता थोड़ा सा ये फर्क होता है। तो पत्रकारिता होती है, सिर्फ भाषा का अंतर होता है। तो मैं अपने मित्रों से कुछ आने वाले समय के लिए जो यंग पत्रकार हैं उनको ये मैं परामर्श दूंगा कि पत्रकारिता वैसी ही रहेगी, सिर्फ माध्यम चेंज किया जा सकता है, भाषा का माध्यम चेंज किया जा सकता है, तो आप बदल सकते हैं। अगर आप अंग्रेजी में लिखना शुरू करें तो आपको एक अच्छे संस्थान में नौकरी मिलती है और अच्छे स्तर की
सैलरी भी मिलती है जो बाइक से जुड़ रहे हैं। तो अपने आप को इम्प्रूव करना है, टेक्नोलॉजी को अपडेट करना है, अपने अडेप्ट करना है अपने अंदर। जैसे मैं AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स की बात कर रहा हूँ, वो भी अपनाइए, उसका सारा भी लीजिए। कंपटीशन का ज़माना है, कौन फास्ट है, आपने कोई कार्यक्रम देखा और आपने फटाफट उसको बनाना है, सब किसको पता है, दूसरा उससे पहले कहीं ना कर ले। आपने क्या करना है, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कीजिए, दो चार उसमें अपनी मुख्य तो बातें डालिए और उसको एकदम आपके सामने रिपोर्ट आ जाएगी। तो उसमें अपना इंटरवेंशन कीजिए, उसमें भी उस चीज़ कीजिए और खड़ा कीजिए। तो टेक्नोलॉजी भी अपनाना बहुत जरूरी है, आशा करता हूँ। तो मेरे ख्याल से मैं अपनी बात को आज जो रखना चाहता था मैं रख पाया हूँ। देव श्री नारद की जयंती क्यों मनाई जाती है, आज के परिप्रेक्ष्य में इनका क्या औचित्य है, हम क्यों मना रहे हैं, तो क्यों इनको कम से कम 10 आगे पे 6 10 आगे या 6 हो जाते हैं। तो नारद जी का हमारी कितने आगे का लंबा जीवन है और भगवान पे बोलते हैं, कई लोग भी आते हैं, मतलब नष्ट हुआ तो उनके कितने शिष्य हैं अब तक, कहाँ है? बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। ये शुरुआत में ये कह रहा था, चेले का मतलब प्रत्यक्ष रूप से उसे बोलेगा वो नहीं होता है, कितने फॉलोअर, ये कह सकते हैं कितने फॉलोअर, कितनी उनकी फॉलोअरशिप है। वही मैं कह रहा था कि पहले ऐसा था कि इसके बारे में बातचीत ही नहीं होती। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा विश्व संवाद केंद्र का, जो हर वर्ष इस तरह के कार्यक्रम करते हैं और इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवगत कराते हैं। और इसके अलावा जो मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म के जो इंस्टीट्यूशन हैं, ये भी आजकल ये नारद जयंती कार्यक्रम करने लगे। तो इनके जो चेले या इनके फॉलोअर्स हैं वो उनकी संख्या बढ़ रही है, क्योंकि जैसे जैसे इसके बारे में समाज में ये जागरूकता आ रही है तो लोगों को पता चलता है। और देखिए कितना कनेक्टिविटी देखिए ना, समानता देखिए, वो सिर्फ मुनि नहीं ऋषि नहीं थे, ज्ञान के भार भंडार और ज्ञान हमेशा बांटते रहते थे, यही हमारा काम। आधुनिक पत्रकार से बोलिए। नमस्कार जी, मेरा नाम भारत है, मैं बंगलौर में रहता हूँ। मैं पत्रकार नहीं हूँ, बस ऐसे ही तो मैं एक क्वेश्चन मेरे दिल में आ रहा था कि वो सबके सामने रखना चाहता। एक्चुअली हमारे घर में अखबार आता है दैनिक जागरण और भी यहाँ रोजाना हेड है, खास कर ऐसे बहुत सारे न्यूज़पेपर्स हैं, लेकिन मैक्सिमम न्यूज़पेपर में इसकी चैन छीन ली, इसकी ये लड़ाई हो गई, यहाँ ये झगड़ा हो गया, यहाँ वैसा हो गया, यानी कि नेगेटिविटी से अच्छा भरपूर होता है मसाला, क्योंकि सबको अपने टीआरपी चाहिए होती है। इवन न्यूज़ चैनल्स को भी, न्यूज़पेपर्स को भी कुछ ऐसी सकारात्मक चीजें जिनको फ्रंट लाइन पे दिखाना चाहिए, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि इस समाज के अंदर, इस देश के अंदर नकारात्मकता से ज्यादा सकारात्मक चीजें हो रही हैं, लेकिन जो वो फ्रंट पे नहीं आती, उनके बारे में बताया नहीं जाता, ज्यादा न्यूज़ चैनल्स पे भी नहीं आती, ना न्यूज़पेपर्स में आती। अगर उनका प्रचार प्रसार किया जाए या कुछ ऐसा कॉलम न्यूज़पेपर में रखा जाए कि जहाँ ऐसा लिखा जाए। और ये चलाया जा रहा है कुछ कॉर्पोरेट्स घरानों के द्वारा। हिंदुस्तान टाइम्स किसका है? टाइम्स ऑफ इंडिया किसका है? नवा टाइम्स किसका है? बैंड एंड कोलमैन कंपनी। तो कंपनीज ये चला रही है इसको, तो प्रॉफिट मोटिव, इनका उद्देश्य कोई समाज में क्या बोलते हैं उसको, कोई समाज में बदलाव लाने की नहीं है, इनको तो अपने नंबर बढ़ाने की, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ानी है। हर संस्थान का हेड CEO, मार्केटिंग डायरेक्टर ये सब होता है, तो ये कमर्शियल मोटिव है। लेकिन ये मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, yourstory.com, आपने सुना है किसी ने yourstory.com? yourstory.com सिर्फ पॉजिटिव खबरें छापता है, कोई नेगेटिव नहीं छापता।
और आज का वो सबसे सक्सेसफुल वेब मीडिया चैनल और अब इतना सक्सेसफुल हो गया है कि लोगों को कहीं अप्रोच करवानी पड़ती है अगर भाई मेरा वो मैंने अच्छा काम किया है। क्यों? क्योंकि जो मेन स्ट्रीम पत्रकार है, जो मेन स्ट्रीम पत्र है, समाचार पत्र है, वो इन्होंने पॉजिटिव खबरें छापना बंद कर दी। सिर्फ नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, यहाँ ये हो गया, बम ब्लास्ट हो गया, ये बन गया, वो बन गया। तो अब एक हुआ का कि एक वाइड काम हो गया, एक खालीपन आ गया। तो खालीपन का फायदा उठाते हुए एक स्टार्टअप yourstory.com एक स्टार्टअप ने ये इनिशिएटिव लिया, हम सिर्फ पॉजिटिव खबरें चाहते हैं और आज उसने अपने आप को पत्रकारिता जगत में एस्टेब्लिश कर लिया है। बहुत बड़ा नाम है वो, मिलियंस मिलियन करोड़ों उनके फॉलोअर्स। तो ऐसा नहीं है, हम अपना कहना बिल्कुल ठीक है, पत्रकार जो मेन मीडिया है आजकल पॉजिटिव खबर को नीचे और नेगेटिव खबर को ऊपर दिखाता है, लेकिन भूल गया है कि ये एक बहुत बड़ा गैप उन्होंने क्रिएट कर दिया जो कुछ संस्था इसका फायदा लेके आगे बढ़ा रही है। तो आशा की किरणें जाग रही। अब आप देखिए, अगर मैं जाता हूँ जापानी आप न्यूज़ चैनल उठा के देख लीजिए, कोई पहले तो ध्यान नहीं देते थे, लेकिन अब तो व्यवसाय की वो है तो कोई शोर नहीं बचता। अच्छा, हमारे यहाँ जो चैनल जो न्यूज़ का चैनल पहले तो उसका बहुत बड़ा म्यूजिक बजेगा, फिर डम होगी, फिर वो एक लाइन की खबर सुनाएंगे, फिर वो एक लाइन को सुनाते रहेंगे, चिल्ला के कहेंगे। आप उनके जापानी चैनल देख लीजिए, NHK एक उनका चैनल है, कोई शोर नहीं, कोई शराब नहीं, चुपचाप बैठेगा, वो रोशक आएगा, खबर सुनाएगा, चला जाएगा, कोई ढमढम ठाडा बैकग्राउंड नॉइज बैकग्राउंड म्यूजिक कुछ भी नहीं। ये सिर्फ हमारे यहाँ ही होता है। प्रोफेशनल हैजार्ड कहते हैं। देवर्षि नारद जी कहा जाता है भ्रमण किया करते, वो तीनों लोगों का भ्रमण वही मार्ग से कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, हम तो साथ में भ्रमण ही करते हैं, चाहे वो लोकल लेवल पे हो या उससे बड़े लेवल पे हो, या विद इन सिटी हो, इंटरसिटी हो, इंटर स्टेट हो, इंटरनेशनल हो। जैसे मैंने पहले गुरुग्राम से पत्रकारिता शुरू, फिर दिल्ली NCR की सब जिम्मेदारी संभाली, फिर दिल्ली की जिम्मेदारी संभाली, पिछले 5 साल से अंतर्राष्ट्रीय मामलों में लिख रहा हूँ। तो भ्रमण करना तो हमारा बेसिक कार्य है। उसके लिए मुझे अब जापान जाना पड़ता है, कोरिया जाना पड़ता है, सिंगापुर जाना पड़ता है, ताइवान जाना पड़ता है, तो करना पड़ेगा। तो नारद जी भ्रमण क्या करते थे, माखनलाल चतुर्वेदी जी के उपन्यास कृष्णा अर्जुन युद्ध को पढ़ने पर क्या होता है कि किसी निर्दोष के खिलाफ अन्याय हो रहा हो तो फिर वह अपने आराध्य भगवान श्री विष्णु के अवतार श्री कृष्ण और उनके प्रिय अर्जुन के बीच ही युद्ध की स्थिति निर्मित कराने से नहीं चुकते हैं। उनके इस प्रयास से एक निर्दोष पक्ष के निर्दोष यक्ष के प्राण बच गए। बहुत बड़ी भूमिका हम ऐसे पत्रकार निभा सकते हैं। मैं पत्रकारिता के सबसे बड़े धर्म और साहसिक कार्य किसी भी कीमत पर समाज को सच से रूबरू कराने से भी पीछे नहीं हटते। सच का साथ उन्होंने अपने आराध्य के विरुद्ध जाकर भी दिया। देव श्री नारद के चरित्र का अगर बारीकी से अध्ययन किया जाए तो क्या होता है कि उनका प्रत्येक संवाद लोक कल्याण के लिए होता है। मूर्ख उन्हें कलह दिए जाते, जैसे हमें इस तरह की आलोचनाएं सहनी पड़ती हैं। जैसे रिपोर्ट छपती है, एक बार खुश होता है, दूसरा नाराज होता है, ये तो कलह करा, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। मैं क्यों गिरा रहा हूँ सब चीजें, क्योंकि ये जो धारणा है समाज में कि नारद जी नैरेटिव क्या था, नारद मुनि के नेगेटिव कैरेक्टर जो एक नैरेटिव सेट किया गया, जबकि हम अपने इंप्रेशन में होते हैं देवर्षि नारद
नारद मुनि नहीं बोले। नारद मुनि नेगेटिव पर्सपेक्टिव में दिया गया। दूसरा कारण आप जानते हैं कि बॉलीवुड हिंदी मूवीज जो आप देखिएगा तो उसमें क्या होता है कि नारद को एक नेगेटिव कैरेक्टर के रूप में, व्यापक कैरेक्टर के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। आपको मालूम है कि जो फिल्मों का जो 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 असर हमारे चिंतन पे पड़ता है, हमारी जो माइंडसेट पे पड़ता है, वो बचपन से होता है और आगे तक कैरी करता है जब तक हम डूबे रहते हैं। तो ये नेगेटिव सेट किया गया। आज की पत्रकारिता और पत्रकार देवर्षि नारद से सीख सकते हैं कि तमाम विपरीत परिस्थितियों होने के बाद भी कैसे प्रभावी ढंग से लोक कल्याण की बात कही जाए। पत्रकारिता का एक धर्म है वह निष्पक्षता। नारद घटनाओं का सूक्ष्म विश्लेषण करते थे, प्रत्येक घटना को अलग अलग दृष्टिकोण से देखते थे, इसके बाद निष्कर्ष। और आप यहाँ खड़े हैं, हम सब आप नहीं बोलते क्योंकि उनको मानस पुत्र कहा गया ब्रह्मा जी का। और मानस पुत्र का मतलब होता है जो बुद्धि में मन में बैठा हुआ है। और पत्रकारिता आज कदम कदम पर विराजमान है, क्योंकि उनकी जो 3 किताबें जो मिलती हैं, नारद संहिता, नारद पुराण और नारद भक्ति सूत्र। पहले ही में किताब में उनके जो पाप पुण्य की, जो देवी देवताओं की, अध्यात्म की, इस तरह के जो काम करने की बातें हैं वो सब है। दूसरा है व्यवहारिक ग्रंथ कि आदर्श सुनने में बहुत अच्छा है, लेकिन जब हम लोग के धरातल पर चलते हैं, जो भी बात आ रही थी सैलरी की और ये सब बातें आ रही थी कि मन तो बहुत कुछ करने को करता है, लेकिन उसे करने के लिए हमें साधन भी चाहिए। तो उसमें उन सबको उन्होंने बड़े तरीके से नारद जी ने सद असद, पाप पुण्य, अच्छा बुरा, उचित अनुचित, लोग इनकी जो बात बार बार करते हैं। और तीसरा है 84 सूत्र है उसमें, भक्ति सूत्र में, और उन 84 भक्ति सूत्रों में बार बार उन्होंने ये सब बातें कहने की कोशिश की है कि मनुष्य जब सूचनाओं को ग्रहण करता है और उन सूचनाओं को ग्रहण करने के बाद जब दूसरों के सामने पेश करना, प्रस्तुत करना चाहता है, तो उसमें उसका कोई अगर पूर्वाग्रह है उस सूचना को देते समय तो पत्रकार नहीं है। अगर मैं पहले से पहले प्रेजुडिस माइंड हूँ, कोई भी सूचना जैसे रिपोर्ट मैंने कर रहा हूँ या रिपोर्ट में कहीं से मैंने ली है और उससे अगर मैं अपने हिसाब से मैं सोचता हूँ कि नहीं मैं ऐसे दिखाऊंगा तो मेरी क्या रह जाएगी, तो वहाँ जो नारद के जो मुनि है उन्होंने बार बार इस बात को इंगित किया है कि पत्रकार का अपना कोई निजी स्वार्थ उस पर सूचना देते समय निहित नहीं होना चाहिए। एक जो अगली बात आती है कि अगर उनके जो महत्व की बात है, क्योंकि उस दौर की जो पत्रकारिता थी वो मौखिक थी। आज की जो पत्रकारिता बीच में देखा आपने लिखित आई, लिखित आज भी है, लेकिन आज लिखित से ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक जो सूचनाएं हैं, इलेक्ट्रॉनिक जो माध्यम वेब सीरीज है वो ज्यादा हावी हो गई है। मौखिक चीजें इतनी आप कुछ समय बाद उनको प्रामाणिक तौर पर प्रस्तुत नहीं कर पाते हो, लेकिन जो लिखित है या जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में जो एक बार हो गई, लिखित को फिर भी थोड़ा बहुत मिटाया जा सकता था, लेकिन उसको रिकॉल किया जा सकता है इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों की सूचनाओं को। और ये देख रहे होंगे कि आज की अपराध की जो दुनिया जो पकड़ी जा रही है इलेक्ट्रॉनिक सूचनाओं के आधार पर, वो इसलिए पकड़ी जा रही है क्योंकि उन सूचनाओं को लोग बेशक साफ कर देते, फॉर्मेट मारवा देते हैं सूचनाओं में, वेब सीरीज में अपनी बात, लेकिन उस चीज को तकनीक की सहायता से वापस ले लिया जाता है और वापस लेकर के उसकी जवाबदेही तय कर दी जाती है। तो जहाँ मौखिक सूचना पत्रकारिता में कोई उत्तरदायित्व तो तय नहीं हो पाते थे, उससे बहुत अंतर आया लिखित पत्रकारिता में। और आज जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और वेब सीरीज और ये सब आया है, इसने उस दायित्व को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। तो कहने का मेरा अभिप्राय है, क्योंकि जो लोकहित की बातें हैं, हमारे यहाँ तो बार बार कहा गया कि मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए मरे, उस प्रवृत्ति है कि आप नहीं चाहिए। हम जन्मना मानव है और जन्मना मानव होने के नाते हम ये हर
चाहे हम किसी भी भूमिका में आते हैं, और पत्रकारिता की भूमिका में तो हमारा ये दायित्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। और आज जो ये आयोजन किया गया, इसके लिए बहुत बहुत इस संगठन का आभार। और राहुल साहब ने जो आपको व्यावहारिक पत्रकार के संबंध में जो चुनौतियां हैं, जानकारियां दी हैं, हम उन सबका बहुत बहुत तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बात में आगे बताना चाहूँगा कि राष्ट्रीय पत्रकारिता हिंदुस्तान में पत्रकारिता कब शुरू हुई थी और किन हालात में शुरू हुई थी। वो जो हालात थे गांधी के समय में, उन हालात में और अब के हालात में कोई असर मुझे दिखाई नहीं देता। पहले पत्रकार छुपकर पत्रकारिता करते थे। अंग्रेजी शासनकाल था तो अंग्रेजों से छुप करके लोगों में क्रांति यानी कि विचारों की जो क्रांति लाने के लिए, विचार बदलने के लिए अखबार लिखा करते थे। पहले सबसे पहले शुरुआत हुई थी मात्र पोस्टरों से। पोस्टर छाप दिया, हाथ से लिख दिया और रात के अंधेरे में उस दीवार पर चिपका दिया करते थे। ये पता नहीं चलता था कि ये किसने लिखा है, कहाँ से प्रकाशित हुआ है। उसके बाद फिर पत्र यानी कि अखबार जैसे 8 पेज का हो गया, 10 पेज का, इस तरह के चलने लगे। लेकिन उस टाइम के जो हाथी तब में और आज में अभी भी कोई अंतर नहीं है। कारण वही है, तब भी पत्रकार संघर्ष करते थे देश और समाज के लिए, और आज भी जो पत्रकार हैं वो संघर्ष कर रहे हैं देश और समाज के लिए। हालात में इतना अंतर जरूर हुआ है, जैसे कि प्रिंटेड और डिजिटल युग आ गया है, तो उसमें हालात में ये है कि पहले बहुत कठिन पत्रकारिता होती थी, हाथ से लिखा करते थे। उसके बाद छपाई की मशीनें आई थी तो उसमें भी हाथों से शब्दों को लिख करके पेपर छपा करते थे। अब बहुत आसान हो गया, पत्रकारिता करनी बहुत आसान हो गई। लेकिन जो चैलेंजेस हैं पत्रकार के लिए वो कम नहीं हुए, पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ गए हैं। पहले छुप करके या समाज के पीछे बैठ करके जो हम पत्रकारिता करते थे, या जो उस जमाने में जो पत्रकारिता करते थे, शायद सेफ रहते थे। अब पत्रकार को फील्ड में जाना पड़ता है। यदि कोई पत्रकार है और समाज में कोई परिवर्तन करना चाहता है तो उसको फील्ड में जाना पड़ेगा। और फील्ड में तो ज़्यादा है पत्रकार तो उसकी एक आंख, यानी कि मैं जो टीवी चैनल से जुड़े हुए हैं, टीवी चैनल की जो पत्रकारिता करता है उसकी एक आंख बंद हो जाती है। कैमरे पर तो शूट करेगा, मोबाइल पे जो भैया ये परिवर्तनशील है तो एक आंख वैसे ही बंद हो जाती है। और दूसरी बात है, जिस तरह से अब जो पत्रकार है फील्ड में जाएगा तो उसे ये पता नहीं होता है कि मेरे सामने दुश्मन है या बराबर में खड़ा हुआ या पीछे दुश्मन है। एक तरह से मैं तुलना करूं तो जो सैनिक है, देश की सीमा पर जो सैनिक दुश्मन से जो लड़ाई करने के लिए जाते हैं, अड़े रहते हैं, उसको तो पता है कि मेरे सामने दुश्मन है, केवल सामने है दुश्मन। लेकिन हम जो फील्ड में पत्रकारिता करते हैं उसको नहीं मालूम होता कि दुश्मन है कहाँ। वो हमारे आगे भी हो सकता है, पीछे भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, कुछ पता नहीं होता। देखेगा कि जब तक उसके हक की बात है, उसके समाज की या उसके धर्म की या उसके जो विचारों के अनुसार वो पत्रकारिता कर रहा है, यूजर्स बना रहा है, शॉर्ट बना रहा है, तब तक तो ठीक है। जैसे लगेगा कि ये भी मेरे धर्म के, मेरे समाज के या मेरे विचारों के खिलाफ बात जाएगी, तुरंत हमला हो जाता है। तो पत्रकारिता में चैलेंज है बहुत अधिक है और पहले भी थे और अभी भी है। दूसरी बात है, उस समय जो पत्रकारिता शुरुआत हुई थी, पत्रकारिता की शुरुआत हुई थी केवल समाज और देश की सेवा के लिए। अधिकांश 90% पत्रकार आज भी देश सेवा को देखते हुए समाज और देश की सेवा ही कर रहे हैं। और जैसे कि बताया, पत्रकारों का ये जो मीडिया संस्थानों की जो धाराएं हैं वो शोषण कर रहे हैं। हम पूरे देश की, पूरे समाज के शोषण को मुक्त होने की आवाज उठाते हैं, लेकिन पत्रकारों का जो शोषण हो रहा है उसकी आवाज कोई नहीं उठाता। अभी बताया मीडिया से जुड़े हुए जितने लोग हैं, मुझे नहीं लगता है सर 8 या 10% से लोग, अधिक 8 या 10% लोग होंगे तो केवल जो स्टाफर हैं मात्र उनको वेतन मिलता है, बाकी और किसी पत्रकार को कहीं वेतन नहीं मिलता। और कोई बुलावे में रहे तो बात अलग है। तो जरूरत है हम जो पत्रकार हैं, समाज के लिए, देश के लिए काम कर रहे हैं, उनके लिए वेतन निर्धारित होना चाहिए। तो बात अभी भी संक्रमण काल एक तरह से जो युग परिवर्तनकारी है, तो अभी भी जो एक तरह से कह देते हैं कि जो पत्रकारिता है वो चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का। कहते हैं, हम भी सुन भी लेते हैं, बड़े मजे आते हैं। यहाँ मीडिया के जो लोग हैं वो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, लेकिन है कहाँ? वो है कहाँ? हाथ पाँव कहाँ, धरातल कहाँ पैर उसके? तीनों जो स्तंभ हैं उनकी सैलरी भी है, नौकर चाकर, पोती, गाड़ी, वेतन, सब कुछ है, पेंशन भी है, सब कुछ। लेकिन पत्रकार के पास में क्या है? कुछ नहीं। तो हालात अभी बदलने की जरूरत है और बहुत ज़्यादा जरूरत है। और यही कारण है कि मीडिया में या राष्ट्रीय पत्रकारिता में बात आती है, राष्ट्रीय पत्रकारिता,
राष्ट्रीय पत्रकारिता की जब बात करते हैं तो बात आती है कि अगर राष्ट्र से संबंधित किसी विषय पर मुद्दे पर अगर कुछ लिखा जाता है, बोला जाता है, तो उसको आज का जो समय है उसमें बोला जाता है उसको गोदी मीडिया। तो हालात और भी कठिन हैं, लेकिन मैं ये लग रहा है कि आने वाले समय में 2 या 3 साल के बाद हालात बदलेंगे और हो सकता है आने वाले समय में जो पत्रकार हैं, जो मीडिया है, लोकतंत्र का वास्तव में स्तंभ बने। धन्यवाद। जयंती के उपलक्ष्य में आज पत्रकारिता का क्या महत्व उसके बारे में चर्चा हुई। मैं तो 1-2 बात बताना चाहूंगा कि महर्षि नारद जी, जैसे डॉक्टर साहब भी कह रहे थे, उन्होंने जो लोक की बात थी और लोक में ही हूबहू रखी थी। जैसे वो एक तरह के पत्रकार के साथ साथ विचारक भी थे। जैसे मैं उदाहरण देना चाहूंगा कि अगर कोई समाज में किसी के अंदर कोई विकार आ जाता है तो महर्षि नारद जी उस विकार को भी उजागर करते थे। हमारे शास्त्रों में संदर्भ आता है जब ब्रह्मा, विष्णु और महेश की पत्नियां कौन थे? सरस्वती और लक्ष्मी जी और अपने लक्ष्मी, सरस्वती, पार्वती जी, जब उनको अहंकार हो गया कि इस संसार में हमारे अलावा कोई पतिव्रता नहीं है, तो नारद जी को लगा कि ये अहंकार को मिटाना चाहिए। इनसे भी बढ़ के इस धरती पर जो पतिव्रता है उसका पता होना चाहिए। जब तो उसने कभी ये नहीं कहा कि मैं सबसे बड़ी पत्रकार हूं, तो इस अहंकार को मिटाने के लिए नारद जी ने एक नाम बताया, अनुसुईया का, और उन्हें उनके पतियों को ब्रह्मा महेश को उनके पास भेजा परीक्षण करने के लिए कि आप वहां पर जाएं और वो ये देखें कि अनुसुईया जो है क्या इनसे ज्यादा पवित्र पत्रता है। तो आप सब लोग कथा तो पढ़ रखी है। तो उन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश ने शर्त रखी थी अनुसुईया के सामने परीक्षण करने के लिए कि हम आपके यहाँ अन्न ग्रहण जब करेंगे, जब आप हमें गोद में बैठाए करके भोजन कराएंगे, तो अनुसुईया प्रसन्न। उन्होंने अपने पति का स्मरण करते हुए उसको बच्चा बना दिया था और 6 महीने अपने पास रखा था। जब उनकी पत्नी को पता चला कि हमारे पति इस लोक में नहीं है, तो वहां जाकर जाती थी और जब वो देखती है कि 3 बच्चे वहां पर पालना में हैं, तो उन्होंने कहा कि हमारे पति को दे दो। तब उन पतियों को उन्होंने बड़ा बना करके वापस किया था। वो क्या था? वो सबसे बड़ी पत्रता। तो नारद मुनि ने ये बताया कि इस संसार में जो बड़े बनते हैं, जो छुपे हुए हैं, वो भी बड़े होते हैं। तो एक तरह का जो अहंकार था वहां पर वो मिटाया था। लेकिन एक कथा और आती, आप बड़े पत्रकार हो सकते हैं, लेकिन अगर पत्रकार अहंकार हो जाता वो बड़ा होता है। बहुत से लोग हो सकते हैं कि भाई हमारे मुताबिक कोई नहीं है। नारद जी को भी अहंकार हो गया था। अहंकार हुआ है कि मेरे अलावा इस संसार में कोई बड़ा डिसिप्लिन नहीं है। तो उस अहंकार को भी भगवान ने बताया था। आपको पता है, भगवान ने जब विष्णु भगवान को पता चल गया कि नारद जी को अहंकार हो गया है, तो उनको अहंकार मिटाने के लिए स्वयंवर आर्टिफिशियल बनावट स्वयंवर निकाली। और उसमें जब नारद जी को हो गया तो मैं तो बड़ा सुंदर हूँ, मैं बड़ा ज्ञानी हूँ। तो जब स्वयंवर में जाते हैं तो युवती को देखते हैं, तो वो भी जो है उससे तो मेरे ही युक्ति मुझे भी बरपाला डाल दी। लेकिन वो एक तरह से भगवान विष्णु का वो था कि अगर किसी को अहंकार हो जाता है तो उसको रास्ते पर लाने के लिए कुछ करना पड़ता है। तो भगवान विष्णु ने उनको एक वो पास जाते हैं, तो ये कहते हैं मुझे सुंदर बना दीजिए। सुंदर बनाया उनको
बंदरगाह जो है दे दिया था कि जब युवती आती थी तो उनको देख पड़ जाती थी। जब उनको वास्तव पता चला कि मेरा रूप तो बंदर का भगवान बना दिया, तो उन्होंने भगवान को श्राप दिया था। लेकिन भगवान विष्णु ने कहा था कि आपको अहंकार हो गया था, ये आपका काम नहीं है कि आपको इस तरह अहंकार हो जाए। तो ये अहंकार जो है, पत्रकारिता में अहंकार तो है नहीं। इसलिए आप लोग वास्तव में, जगन साहब कह रहे थे, हम कभी देखते हैं कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं मारपीट हो रही है, कहीं कुछ हो रहा, कहीं आग लगी, पत्रकार उसको देखा नहीं। वास्तव में आप समाज के लिए बहुत अच्छी काम कर रहे हैं। और आप लोगों के लिए जैसे एक सरकारी कर्मचारी होता है, उस तरह की क्षमता आपकी होनी चाहिए। इस देश में, समाज में क्या हो रहा है उसको आप उजागर करते हैं। तो आप इसलिए सभी नारद पुत्र हैं, और नारद पुत्र का काम जो भी समाज में कोई विकृति आ रही है, समाज में कोई कमी आ रही है, उस समाज की कमी को दूर प्रदर्शित करने का काम करते हैं। इसलिए समाज में आप लोगों का बहुत ही उन्नत स्थान है, मैं तो ये समझता हूँ।
आज का कार्यक्रम विश्व संवाद केंद्र द्वारा आयोजित किया गया था। इसका नाम है नारद जयंती, जो कि हर वर्ष विश्व संवाद केंद्र और अन्य संस्थाएं मनाते हैं इसको। इसका मुख्य उद्देश्य रहता है कि पत्रकारिता जगत में से जुड़े लोगों को विश्व के प्रथम पत्रकार के बारे में ज्ञान दिया जाए, इसके बारे में बताया जाए विस्तार से, और कैसे वो आज की पत्रकारिता के भी प्रासंगिक हैं, जो उनकी जो टीचिंग्स हैं, जो उनके जो पत्रकारिता के उद्देश्य वो आज भी जीवित हैं। ये मुख्य उद्देश्य रहता है। इसके कारण इसके थ्रू हम पत्रकार जगत से जुड़े लोगों को इकट्ठा करते हैं और उनको देवर्षि नारद जी के बारे में बताते हैं। आज उनको सम्मान भी किया गया है, क्या कुछ जी, किस तरह? तो इस अवसर पर विश्व संवाद केंद्र द्वारा, जैसा कि हर वर्ष होता है और हरियाणा में मैंने देखा है हर ज़िले में इस तरह के कार्यक्रम होते हैं, जिसमें आज की परिस्थितियों, विषम परिस्थितियों में पत्रकारों को इस मौके पर बुलाकर सम्मानित करना मेरे हिसाब से बहुत अच्छा प्रयास है। मीडिया के क्षेत्र में जो नए युवा अभी आगे आ रहे हैं, आने वाले हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहिए? मैं उनसे कहना चाहूँगा कि आने वाली जो चेंजेस हैं, जो बदलाव हैं, उस पर पूरी नज़र गड़ाए रखें और उन बदलावों को अपने में समावित करें, ताकि आप पत्रकारिता के दौड़ में, इस कंपटीशन के दौड़ में पीछे न रह जाएं, आप भी नए आयाम छुएं और आगे बढ़ें।